जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्ज़ाम के लिए जो जनरल स्टडी का मॉक सेट 3 है, और इससे पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से जाकर उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है, एक चीज़ याद रखना, इसमें 76 से लेकर क्वेश्चन 100 तक हैं, 25 प्रश्न हैं, और ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी किफ़ायत होंगे, और साथ साथ जो आपका एग्ज़ाम है, जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया पहले प्रश्न में? दोस्तों पहले प्रश्न में कहा गया कि कौन सी गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति का मिश्रण है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कौन सी गुफाएं हैं। दोस्तों आपको एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं जो हैं ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के जो हैं ये क्या है आपका, ये प्रतिनिधित्व करती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। एलोरा की गुफा कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद रखना है। टोटल गुफाओं की संख्या दोस्तों इसमें 34 गुफाएं हैं जो आपसे पूछी जाएं, और राष्ट्रकूट वंश के जो राजा था कृष्णदेव प्रथम, सॉरी कृष्ण राय प्रथम, उसने इसको बनवाया था। तो एलोरा की गुफा जो है ये राष्ट्रकूट वंश के देन है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, राष्ट्रकूट वंश। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन में अजंता। अजंता की गुफाएं दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और अजंता की गुफाओं में क्या लिखा गया है दोस्तों? अजंता की गुफाओं में जातक कथाएं लिखी गई हैं, और जातक कथाएं क्या हैं दोस्तों? जातक कथाएं जो बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी है उनसे संबंधित हैं, ये भी आपको याद रखना है। बादामी की गुफा ये कर्नाटक में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, एलोरा की गुफा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? दोस्तों इल्तुतमिश जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक फाउंडर माना जाता है, और इसकी कब्र है आपका कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार परिसर में इल्तुतमिश की कब्र है, आप याद रखिएगा। दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में याद रखना, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली शुरू की थी भारत में। एकता प्रणाली को शुरू करने वाला जो राजा है भारत में वो इल्तुतमिश है, और इल्तुतमिश ने टंका, जो कि किसका था? चांदी का टंका और कॉपर का जीतल ये चलाया था। कॉपर का जीतल और चांदी का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान जो थी ये 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी थी। क्लियर हुआ? तो इल्तुतमिश की कब्र कहाँ पर है? वो कुतुब मीनार के परिसर में है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वो कहा था आपका बीडी सावरकर ने। ऑप्शन डी, बीडी सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मतलब संज्ञा दी। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों ये किताब लिखी गई है बीडी सावरकर के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों बीडी सावरकर के नाम पे हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में, जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, और यहाँ पर बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आप याद रखिएगा, बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों तिलक की किताब याद रखना, गीता रहस्य। गीता रहस्य किताब किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी है। और एक किताब और पूछता है इनकी, द ओरियन। द ओरियन किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों तिलक के द्वारा द ओरियन लिखी गई है। दोस्तों तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी, और होम रूल लीग का इन्होंने मुख्यालय बनाया था पुणे में। तो तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत कहाँ की? पुणे में। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिखा गया दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी जो अभी आने वाली है आपकी, 23 जनवरी को हम मनाएंगे राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस किसकी जयंती होती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है पराक्रम दिवस के रूप में। दोस्तों क्या आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है? तो आप याद रखना दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह ने अभिनव भारत समाज, सॉरी नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता विद्रोह किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न, 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प को चुने। दोस्तों 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका सही विकल्प हमें चुनना है। तो
गांधी ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये गलत है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे लंदन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये सही है आपका। उसके बाद में देखें, गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय लॉर्ड रेडिंग थे, ये गलत है दोस्तों। कौन थे आपके? चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। उसके बाद में आपका कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये गलत है, ये भी आपका गलत है। तो सही कथन कौन सा हो गया? सही कथन हो गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों बी आर अम्बेडकर, इनका एक पत्र आप याद रखना, मूक नायक, मूक नायक, ये पत्र किसने शुरू किया था? तो मूक नायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पत्र है, ये भी आप याद रखना। अम्बेडकर की समाधि को चैत्य भूमि कहा जाता है, चैत्य भूमि किसे कहा गया? अम्बेडकर की समाधि को चैत्य भूमि कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपके देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दोस्तों ये नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नेहरू ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। उसके बाद में द इंडियन स्ट्रगल, आनंद मठ, आनंद मठ लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद में लिखा गया आपका इंडियन स्ट्रगल, दोस्तों ये जो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। और यहाँ पे लिखा गया अनहैप्पी इंडिया, दोस्तों अनहैप्पी इंडिया लिखी गई लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलेगा? दोस्तों भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये हमें देखने को मिलेगा संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का प्रीफेस कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा ठाकुरदास भार्गव ने, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देश सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो अपनाया गया, वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान किसने लिखा था? दोस्तों हमारा राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और राष्ट्रगान को गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड, 52 सेकंड इसके गायन की अवधि है। और भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, सांसदों की अयोग्यता के संदर्भ में विवादों का फैसला कौन करता है? दोस्तों सांसदों की अयोग्यता अगर हो जाए तो उसके संदर्भ में विवाद का निर्धारण कौन करेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सांसदों की अयोग्यता के संदर्भ में जो होता है, देखो अयोग्यता के संदर्भ में, तो वो है आपका चुनाव आयोग से के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जो है ये सांसदों की सदस्यता का निर्धारण करता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दोस्तों वो है आपका बैरन ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और बैरन ज्वालामुखी अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर आता है? दोस्तों ये मध्य अंडमान में आता है, मध्य अंडमान में स्थित है बैरन ज्वालामुखी, तो भारत में ही है ये भी आप याद रखिएगा, मध्य अंडमान। क्लियर हुआ दोस्तों एक ज्वालामुखी आपका लिखा गया नारकोंडम, ये भी अंडमान में आता है, उत्तरी अंडमान में आता है नारकोंडम। क्लियर हुआ? अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक ज्वालामुखी भी फटा है हाल ही में, मोना लोआ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, मोना लोआ ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो मोना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है, ये आप याद रखिएगा। और हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। जो हवाई द्वीप है ये प्रशांत महासागर में आता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों बात ज्वालामुखी की हो रही है तो आपको रिंग्स ऑफ फायर भी याद रखनी है। रिंग्स ऑफ फायर क्या है? दोस्तों प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की एक पट्टी है जिसे बोला जाता है रिंग्स ऑफ फायर। कौन से महासागर की बात हो रही है? प्रशांत महासागर में, याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। प्रशांत महासागर में स्थित है रिंग्स ऑफ फायर। तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये आप प्रायद्वीपीय भारत माने और ये है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी तट है, ये वाला तट, इसको आप क्या बोलेंगे? दोस्तों भारत में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन
ए कोंकण तट। कोंकण तट ये गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है वो कोंकण तट कहलाता है, एक महाराष्ट्र और एक आपका गोवा, दोनों आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो केरल का तट हो गया आपका मालाबार और तमिलनाडु का हो गया कोरोमंडल तट। दोस्तों पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी घाट, इसका एक नाम और भी है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का एक नाम और भी है सह्याद्री कहा जाता है इसे। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी घाटों पे होती है, पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? दोस्तों कहने का मतलब है कि पृथ्वी की जो भूपर्पटीय क्रस्ट है, क्रस्ट में कौन सा खनिज पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा तत्व आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको, ये क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन संख्या 86। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? वो है आपका फेल्सपार। खनिज पूछा है देखो फेल्सपार, ये आप याद रखेंगे। फेल्सपार जो होता है ये सिलिकॉन, ऑक्सीजन सभी में उपस्थित होता है और पृथ्वी की क्रस्ट का आधा भाग फेल्सपार से बना होता है। फेल्सपार का प्रयोग आप चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, कांच बनाने में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सी धातु मिलती है, तो धातु होती है आपकी एल्यूमिनियम। लेकिन तत्व पूछे कि कौन सा तत्व मिलता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा मिलने वाला तत्व है और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा मिलने वाली धातु है, दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? दोस्तों जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका कितना हिस्सा बाहर रहेगा? तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 1/10 हिस्सा जो होता है वो ऊपर रहता है। तो इसका सही जवाब होगा 0.1 हिस्सा उसका बाहर रहता है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों क्या आपको पता है कि पानी का जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों जल की स्थायी कठोरता अगर हमें दूर करनी है तो हम उसको दूर करेंगे वाशिंग सोडा से। ऑप्शन डी, वाशिंग सोडा डालकर जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर लिखा गया है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जल की स्थायी कठोरता का मतलब क्या है कि जल जब पानी के साथ में, मतलब साबुन के साथ में झाग नहीं बनेंगे तो इसको बोलेंगे जल कठोर हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो जल की स्थायी कठोरता को उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। जल की स्थायी कठोरता को जल में बोसिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डालकर आप दूर कर सकते हैं। और कौन सी विधि होती है दोस्तों? वो विधि होती है परम्यूटेड विधि के द्वारा हम जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यंग, मतलब छोटे डैश को जोई कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों किसका बेबी जोई कहलाता है? दोस्तों कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? जोई कहा जाता है। कंगारू के बच्चे को क्या बोलते हैं? जोई कहा जाता है। दोस्तों कंगारू स्तनधारी होता है और ये मार्सुपियल होता है। कभी क्वेश्चन आए मार्सुपियल का मतलब है कि ऐसे स्तनधारी जिनके पेट में एक पाउच होता है और उस पाउच के अंदर वो अपने बच्चे को रख लेते हैं, वो कंगारू जैसे मार्सुपियल एनिमल है। तो कंगारुओं की धरती किसे बोलते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की धरती कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मोर 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी बना था। मोर 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज आल्सो नोन एज, परिवर्तन वक्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों परिवर्तन वक्र जो होता है ये उत्पादन वक्र होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, उत्पादन संभावना वक्र होता है परिवर्तन वक्र, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उत्पादन संभावना सीमा या परिवर्तन वक्र जो होता है ये दो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में विभिन्न संयोजनों को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, हम किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं उनमें जो संयोजन है उसको दर्शाता है ये। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों देखो वस्तु और सेवा जो है आप उसका विनिमय कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बाजार।
ऑप्शन डी प्रोडक्ट बाजार, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है शेयर बाजार। अगर आपसे पूछे कि भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, दोस्तों सेबी। सेबी भारत में एक ऐसी संस्था है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। और सेबी कब बनी थी? 1988 में। लेकिन सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच, ये भी आप याद रखें। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म होती है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 92 क्या कहा गया? एसडीजी इंडिया सूचकांक द्वारा विकसित किया गया है। मतलब कहने का मतलब सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो भारत का सूचकांक है वो कौन जारी करता है? दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो मतलब सूचकांक जारी करता है भारत में, वैसे तो यूएनओ जारी करता है, लेकिन भारत में नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। दोस्तों नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका उपाध्यक्ष है सुमन बेरी नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है विश्व बैंक। विश्व बैंक कब बना था? दोस्तों विश्व बैंक बना था 1945 में। और विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विश्व बैंक। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? दोस्तों सी एक कंप्यूटर की भाषा है और इसको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है आपका डेनिस रिची को। ऑप्शन डी डेनिस रिची को सी भाषा विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जनक, ये चार्ल्स बेबेज का ही नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक में है और इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक आता है आपका साउथ इंडिया में, और कर्नाटक जो है पश्चिमी घाट में आता है। पश्चिमी घाट में आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये अभी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में, प्रोजेक्ट टाइगर 1972। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको याद रखना है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की पुस्तक है। ऑप्शन बी कपिल देव की पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सौरभ गांगुली की कौन सी है? सेंचुरी इज नॉट एनफ। सेंचुरी इज नॉट एनफ ये किसकी किताब है? तो ये सौरभ गांगुली की किताब है, सेंचुरी इज नॉट एनफ। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे लिखा गया है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चर्चित पुस्तक बिनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बिनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक कौन है? ये किताब अभी हाल ही में लिखी गई है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं सैन वॉटसन के द्वारा किताब लिखी गई, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों कभी क्वेश्चन आया कि क्रिकेट का मतलब किस भारतीय क्रिकेटर को चीकू कहा जाता है? तो विराट कोहली का नाम है चीकू, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आपका चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए इसरो ने किस देश के साथ संयुक्त मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? मतलब है कि चांद के अध्ययन करेगा इसरो किसके साथ मिलकर? दोस्तों इसरो जापान की कंपनी है जाक्सा के साथ मिलकर चांद के जो अंधेरे वाला हिस्सा है उसके अध्ययन करेगा। क्लियर हुआ दोस्तों? जापान की कंपनी है जाक्सा, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था? तो 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 एक यान था अपोलो 11, और इस यान के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस ये लोग सब कहाँ गए थे? चांद पर। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने चांद की सतह पर कदम रखा वो था नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनेगा, और ये कब बनेगा ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 2041 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है? यूपी की है। नेक्स्ट आपका इसमें कहा गया 11 से 12 नवंबर 2022 को PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग
शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों हमें बताना कि ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन बी वाराणसी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो दोस्तों भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र ये वाराणसी में है। पूछ लेता है एग्जाम में, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भारत में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा में है, बड़ौदा जो कि गुजरात में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अरुणा साईराम को किस देश की सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भारत की एक महिला है अरुणा साईराम, और सेवेलियर अवार्ड किस देश का है? दोस्तों ये फ्रांस का है। ऑप्शन बी फ्रांस का है सेवेलियर अवार्ड। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, ये भी आप याद रखिएगा। पेरिस में ही FATF का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखें। पेरिस में ही OECD का मुख्यालय, ये भी आपको याद रखना है। और 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? पेरिस में। पेरिस सीन नदी के किनारे, ये भी आप याद रखें। फ्रांस में दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन आते हैं, ये भी आप याद रखना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ आते हैं? फ्रांस में आते हैं। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ब्रिटेन। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनाक, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और ऋषि सुनाक का जो आधिकारिक आवास है उसे टेम्पल ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। टेम्पल ट्री ये ब्रिटेन के जो मतलब PM है उनका आवास है। क्लियर हो दोस्तों? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ब्रिटेन का राजकुमार है प्रिंस हैरी, और प्रिंस हैरी ने अपनी पुस्तक मतलब अपनी आत्मकथा लिखी है, और प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम है स्पेयर। प्रिंस हैरी की आत्मकथा का नाम है स्पेयर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। बाकी रूस की राजधानी मॉस्को है, यूरोप महाद्वीप में आती है, मुद्रा रूबल है, और इसकी संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ये भी आप याद रखें। अमेरिका की बात करूँ दोस्तों, अमेरिका जो है इसकी राजधानी वॉशिंगटन है, मुद्रा डॉलर चलती है। और अमेरिका जो था इसने दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान बनाया था। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो दोस्तों? तो ये था आज का मॉक टेस्ट 25 प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जल्दी मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।